हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो सकती हैं। इसे हम एज अ प्रैक्टिस सेट भी मान सकते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए आज का जो हमारा टाइटल है वो है परीक्षा का आंकलन। आंकलन में जैसा मैंने बताया कि पेपर में सरल चीज़ें ही आती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसके जब हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन दे करके फिर हमारा कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है कि पढ़ा तो था हमने इस चीज़ को, लेकिन अब इसका आंसर कौन सा सही होगा, ये वाला सही होगा कि वो वाला सही होगा। अब ये क्या होता है, जब आप एग्ज़ाम हॉल पे जाते हो तो उस पर जो 15 मिनट पहले या 20 मिनट पहले आपको बैठा दिया जाता है, फिर कोई बात नहीं करनी है, फिर कॉपी पेपर जो मिलता है, तो उसमें जब आप बैठे रहते हो 15 मिनट का जो शांति वाला माहौल होता है और आपके मन में जो वो डर चल रहा होता है कि मतलब आज ही है, आज ही का दिन है जो डिसाइड करेगा हमारे आने वाले समय का, मतलब भविष्य, आज का ये जो समय है 2 घंटे का, यही तय करने वाला है। तो उस समय आपके दिमाग में जो एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है वही आपके क्वेश्चन को गलत कराता है। और मैं बता रहा हूं कि एक प्रश्न गलत होने से आप 50 लोगों से नीचे जा सकते हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप 112 नंबर पाए हुए हैं और आपका एक नंबर और कम हुआ, आप 111 पे आ गए। अब ये समझो कि 112 पे अगर 7 लोग थे तो आप 111 में आते ही आप सीधे 8 लोगों से नीचे आ गए। अब उसमें भी अगर आपके 110 नंबर या 111 नंबर है तो 111 नंबर में भी हो सकता है कि 7 लोग 111 नंबर पाए और आप सबसे नीचे हो। क्यों? क्योंकि एज एज की वजह से भी उसमें फिर प्रेफरेंस दी जाती है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होती है तो उसको पहले रख देते हैं वरिष्ठता के आधार पर, कि उनके पास कम समय है तो अटेम्प्ट का आपके पास ज़्यादा समय है तो उतना नंबर उनके हैं, उतने ही नंबर आपके हैं, तो आपको लिस्ट में पीछे रखा जाएगा, उनको आगे रखा जाएगा। तो ये समझो कि एक क्वेश्चन अगर हमने सही कर लिया तो हम उन सबसे आगे निकल के सीधे अगली लिस्ट में पहुंच सकते हैं। यानी कि 107 क्वेश्चन में अगर हमारे हैं तो उसमें कई लड़के हैं, तो हम उसमें एक क्वेश्चन भी अगर आगे बढ़ा दिए तो उन सबसे हम आगे निकल जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत मायने रखते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कला त्रिआयामी है? इसका आपको आंसर बताना है। तो 2 मिनट में मैं 20 सेकंड आपको सोचने का समय देता हूं, आप सोच लो इसका क्या आंसर होगा, फिर मैं बताता हूं इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी कला त्रिआयामी कला रूप है? त्रिआयामी, त्रिआयामी कला किसे कहते हैं? जिसमें 3 आयाम हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो चित्र में केवल लंबाई और चौड़ाई होती। कैसे? जैसे मान लो एक चित्र है, अब पूछा गया ये कितना कितना बड़ा चित्र है, तो इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, केवल लंबाई चौड़ाई। जब मूर्ति की बात आती है तो मूर्ति में चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है और मोटाई भी होती है। तो उसमें हम कई चीज़ देखते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये त्रिआयामी कला जो होती है वो किससे संबंधित है? मूर्ति कला से संबंधित है। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, नटराज की प्रतिमा किस धातु की है? देखो, इतिहास में नटराज की प्रतिमाओं का जिक्र 2 जगह होता है। एक तो चोलकालीन जो प्रसिद्ध है, और एक हड़प्पा सभ्यता में जो नृतक, सॉरी 2 धड़ हैं, एक पुरुष धड़ एक नृतक धड़। तो जो नृतक धड़ है उसको भी कहीं कहीं नटराज के रूप में प्रश्न दिया जाता है। लेकिन यहां पर जो दिया गया है कि नटराज की प्रतिमा किस धातु के, सीधे धातु की बात कर रहा है, तो ये यानी चोल काल का प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य। सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा से पुरुष धड़ और नृतक धड़ 2 प्राप्त हुए, नृतक धड़ को भी नटराज कहा जाता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाण कालीन मूर्तियों पर का अधिक प्रभाव है? यानी जो गांधार शैली जब हमने पढ़ाई थी कुषाण काल में, एक मथुरा शैली का विकास हुआ था, एक गांधार शैली का विकास हुआ था। मथुरा शैली में भारतीय प्रभाव था, पूर्णतः भारतीय था, जिसमें बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म संबंधित मूर्तियां बनी। गांधार शैली में केवल बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां बनाई गई थी और वहां की मूर्तियों पर यूनानी कला का प्रभाव दिखाई देता है। तो इसको हम ग्रीक कला भी कहते हैं, क्योंकि यूनान को
यूनानी कला को ग्रीक कला भी कहते हैं। तो ग्रीक कला ऑप्शन में हो या यूनानी कला में हो, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनानी कला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मूर्ति में शिव की छवि गज हस्त मुद्रा में पाई गई है? तो गज हस्त मुद्रा की जब बात करेंगे तो गज हस्त मुद्रा हमने बताया जो नटराज शिव की मूर्ति है उसमें जो उनका इस तरीके वाला हाथ है, एक में आशीर्वाद दे रहे, दूसरा जो ये वाला हाथ है, ये हाथ उनका गज हस्त मुद्रा में था, उसी को डोला हस्त मुद्रा भी कहते हैं। तो गज हस्त मुद्रा में कौन सी है? नटराज, जो चोलकालीन नटराज शिव की मूर्ति है वही संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यानी तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? 4 ऑप्शन है, नरसिम्हा राव, नरसिंह वर्मा, अशोक और राजा चोल। तो इसका जो राइट आंसर है वो राजा चोल होगा, लेकिन इनका पूरा नाम देखेंगे तो राज चोल, राज चोल इनका नाम था। आंसर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है? तो कौन भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है? अब इसमें पहले आप देखो, ऐसे प्रश्न एग्जाम में फंसा सकते हैं, इसमें हमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा, तभी इसका आंसर मिल पाएगा। देख ले एक बार सभी प्रश्न को, इनमें से कौन सा भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है? कलश, बेसार, ये गलत लिखा है, यहां बेसर होगा, ठीक है, बेसर, जगती और विमान। ये क्वेश्चन में कई लोग फंस सकते हैं। क्यों? जब मैंने मंदिर वास्तुकला पढ़ाई थी तो मैंने उसमें बताया था कि मंदिर निर्माण की जो शैलियां हैं वो भी बताई थी और मंदिर निर्माण के भाग कौन कौन से हैं वो भी बताया था। तो शैलियों में नागर, द्रविड़ और बेसर, गलत कर रहे हैं, बीच में बेसर ना, मध्य बेसर और दक्षिण भारत में द्रविड़ है। तो ये 3 ही बताई थी, 3 प्रकार की हैं। और भाग में मैंने बताया था जगती होती है, पीठ होता है, प्रदक्षिणापथ होता है, शिखर होता है, तो भाग हो गए। तो यहां जो प्रश्न पूछा गया है उसने इस प्रश्न में एक तो मंदिर की शैली दे दिया है, बाकी सब मंदिर के भाग दे दिया है। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बेसर शैली। क्यों? क्योंकि कलश, जगती और विमान ये तीनों मंदिर के भाग हैं, मंदिर के भाग हैं या कहें मंदिर के अंग हैं, लेकिन बेसर मंदिर निर्माण की शैली है। तो शैली, मंदिर निर्माण की शैलियां और मंदिर के भाग दोनों में अंतर तो है ही, तो इसलिए ये बाकी सब भाग से संबंधित है और ये शैली संबंधित, इसलिए ये अलग है, ये मंदिर का हिस्सा नहीं है, ये एक प्रकार की शैली है। अच्छा प्रश्न था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यहां पर जो ऑप्शन है, चूंकि जैन मंदिर मैंने बताया कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर जो कि जैन धर्म को समर्पित है, 5 मंदिरों का समूह है जिसको अलग अलग शासकों ने अलग अलग समय काल में बनवाया है। इसलिए यहां पर जो ऑप्शन है तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा हो जाएगा विमल शाह ने। जो पहला मंदिर बना था विम्बसाही जिसे हम कहते हैं, तो उसका निर्माण विमल शाह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मट्टनचेरी महल स्थित है। तो मट्टनचेरी महल कहाँ है? तो इस पर हम देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है केरल के कोच्चि में। केरल में पड़ता है कोच्चि, यहां पर स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोचीन। नेक्स्ट देखते हैं, दिलवाड़ा के जैन मंदिर किससे बने हैं? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों के बारे में मैंने भी बता दिया है कि दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है वो मकराना मार्बल से बनाए गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद संगमरमर। मकराना मार्बल वही मकराना मार्बल है जिससे ताजमहल और जिससे एतमातुद्दौला का मकबरा बनाया गया है।
नेक्स्ट, गंगा अवतरण शिल्प कहाँ स्थित है? बहुत ही सरल प्रश्न है, रणकपुर, ओसिया, महाबलीपुरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम। गंगा अवतरण का जो मूर्ति शिल्प है 7वीं शताब्दी में पल्लव शासकों द्वारा बनवाया गया था। चाहे रथ मंदिर की बात हो चाहे गंगा अवतरण की बात हो, 7वीं शताब्दी ही समय रहेगा। और इसका जो साइज है 5843, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस कलाकार ने शिकागो के मिलेनियम पार्क में स्थित प्रख्यात मूर्ति क्लाउड गेट, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, यहां से ध्यान रखना, शिकागो के मिलेनियम पार्क में कौन सी क्लाउड गेट किसने बनाई है? अनीस कपूर ने। किसने बनाई है? अनीस कपूर ने। और ये किससे बनी है? तो ये बनी हुई है क्लाउड गेट स्टेनलेस स्टील से, स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है। इसके बाद आगे देखते हैं, इसी में एक और ध्यान रखना, अनीस कपूर की ही एक और प्रतिमा है ऑर्बिट। ऑर्बिट ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि जो ऑर्बिट है ये लंदन के ओलंपिक पार्क में, लंदन के ओलंपिक पार्क में बनाई गई है। और कहा जाता है कि ब्रिटेन की सबसे ऊंची मूर्ति है ऑर्बिट, अनीस कपूर के द्वारा ही बनाई गई है। ब्रिटेन की सबसे ऊंची मूर्ति है, ये भी अच्छा प्रश्न है। ये दोनों अनीस कपूर से, क्लाउड गेट और ऑर्बिट, ब्रिटेन की सबसे ऊंची मूर्ति है। ये दोनों प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन घाव यानी बुट श्रृंखला कहें, जख्म कहें या घाव कहें, तो ये किसने बनाई है? तो जख्म श्रृंखला जो है वो सोमनाथ होर ने बनाई है। सोमनाथ होर कहाँ के थे? इनका जन्म हुआ था चटगांव, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्वजनिक मूर्ति शिल्प एट द हब ऑफ द थिंग्स, ये किसके द्वारा निष्पादित किया गया है? यानी कि एट द हब ऑफ द थिंग किसने बनाई है? ये भी अनीस कपूर के द्वारा बनाई गई मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2019 में जॉन मीरो पुरस्कार इनमें से किस कलाकार ने जीता था? तो 2019 में जॉन मीरो पुरस्कार नलिनी मालिनी को दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा नलिनी मालिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समकालीन आधुनिक भारतीय छापा कलाकार अनुपम सूद द्वारा बनाए गए छापा चित्र का नाम है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 ही है, कोई बात नहीं। मेन जो है इसका राइट आंसर दीवारों के सरोकार है। राइट आंसर दीवारों के सरोकार अनुपम सूद का प्रसिद्ध चित्र है। अब कौन सा भारतीय कलाकार रंग विकर्ण आकार के बीच स्थापित आंकड़ों के अपने चित्रों के लिए जाना जाता है? तो रंग विकर्ण आकार के बीच में स्थापित आंकड़े, यह तैयब मेहता की विशेषता है। तो राइट आंसर है तैयब मेहता। इसमें आप इतना ध्यान रखना, रंग विकर्ण आकार के बीच स्थापित आंकड़ों के लिए कौन जाना जाता है? तो तैयब मेहता जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रसिद्ध मुद्रण निर्माता था चित्रकार की पहचान करें जिसने ग्रामीण जीवन के अपने चित्रों में कामुकता का सम्मिश्रण किया। इसका आंसर बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शन के अनुसार? उस प्रसिद्ध मुद्रण निर्माता एवं चित्रकार की पहचान करें जिसने ग्रामीण जीवन के अपने चित्रों में कामुकता का सम्मिश्रण किया था। राइट आंसर है के लक्ष्मी गौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किया उसका नाम बताएं। बंगाल शैली को बढ़ावा किसने दिया था? अपने किताबों के माध्यम से देखें तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, इन्होंने बंगाल शैली का प्रचार प्रसार किया था।
खान बहादुर की उपाधि किसे दी गई थी? दिए गए ऑप्शन में भी हमने पढ़ाया भी था। खान बहादुर की जो उपाधि है वो अब्दुल रहमान चुगताई को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस चित्रकार का नाम बताएं जिसने 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के लिए पोस्टर का निर्माण कार्य किया था। तो राइट आंसर, ये तो सबको ही पता होगा, नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित थे। अब्दुल रहमान चुगताई की जब हम बात करते हैं तो अब्दुल रहमान चुगताई दिए गए विकल्पों में से बंगाल शैली के कलाकार माने जाते हैं। ठीक है, तो बंगाल शैली से संबंधित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु क्या थी? अभी इसके पहले हमने देखा था कि हरिपुरा पैनल किसने बनाया था? नंदलाल बोस ने बनाया था। और इसकी विषय वस्तु क्या थी? इसकी विषय वस्तु थी भारतीय ग्राम्य जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपने परियों की कहानी, काला सफेद रेखा चित्र, अमूर्त एवं घनवादी चित्र बनाए, कलाकार कौन था? यानी वह कलाकार कौन था जिसने परियों की कहानी, काले सफेद रेखा चित्र, अमूर्त और घनवादी। तो घनवादी से ही क्लियर हो गया कि घनवादी चित्रकार किसे कहा जाता है इनमें से? गगनेंद्र नाथ टैगोर को। तो राइट आंसर गगनेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट देखते हैं। गांधी का प्रसिद्ध लिनोकट चित्र यानी दांडी मार्च किसने तैयार किया था? असित कुमार हलदार, ईवी हेवल, नंदलाल बोस और सादा चरण उकील। तो नंदलाल बोस ने लिनोकट माध्यम में दांडी मार्च चित्रित किया था। तो दांडी मार्च किसने चित्रित किया था? नंदलाल बोस ने। किस माध्यम में? लिनोकट माध्यम में। तो इस तरीके से भी हमें याद करके रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसमें जो ये प्रश्न पुराना है इसलिए उत्तम पचारने पहले थे, अब ये नहीं है। अब कौन है वर्तमान में? वर्तमान में है वी नागदास। और ये कब बनाए गए हैं? तो हम देखेंगे 13 मार्च 2023 को। 13 मार्च 2023 को बनाए गए हैं। तो वर्तमान में वी नागदास सही होगा, उत्तम पचारने पुराने हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैलरी थ्रेशोल्ड कहाँ स्थित है? दिए गए विकल्पों में से पहचान के। ये वही प्रश्न है जो यूपी टीजीटी और पीजीटी के लेवल के ही हैं। तो गैलरी थ्रेशोल्ड कहाँ स्थित है इसको आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, नई दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा गैलरी थ्रेशोल्ड नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस चित्रकार ने भारतीय विषयों को फिर एक बार पवित्र राष्ट्रीय आदर्श एवं दर्शन के रूप में चित्रित किया? तो चूंकि भारतीय विषयों को पवित्र आदर्श, तो राजा रवि वर्मा। तो इसे हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? मूर्तिकला, नाट्यकला, चित्रकला, नृत्य कला। तो राजा रवि वर्मा अपने चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां तैलीकृत की गईं? यानी तैल माध्यम में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किसने बनाई थी? तो राइट आंसर होगा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजा रवि वर्मा ने बंबई के घाट कोपर में लिथोग्राफी प्रेस की शुरुआत कब की थी? तो 1864, 1884, 1874, 1894। ऐसे जब आपके पास ऑप्शन आते हैं ना तो आप पढ़े तो हैं। अब ये ऑप्शन ऐसे सेट किए जाते हैं कि आपने 1884 भी कुछ पढ़ा होगा, 1864 में भी कुछ रहा होगा, ऐसा सन आपने याद कर रखा होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर सन दिया जाएगा। तो राइट आंसर इसका होगा 1894 में राजा रवि वर्मा ने बंबई के घाट कोपर नामक स्थान पर लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी 1894 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन चित्रकला से संबंधित नहीं है? MF हुसैन, मंजीत बाबा, KL सेंगल और सीता देवी। तो इसका आंसर दे जल्दी सभी लोग। अब इस प्रश्न में दिक्कत कहाँ है? देखो, MF हुसैन चित्रकार हैं, सबको पता है। मंजीत बाबा, सबने नाम सुना है मंजीत बाबा का, तो मंजीत बाबा भी चित्रकार हैं। अब लोग फंसेंगे KL सेंगल और सीता देवी में, जिन्हें नहीं पता होगा।
सीता देवी जो हैं ये मधुबनी कलाकार हैं, प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार हैं। तो मधुबनी कलाकार है तो वो भी चित्रकार हैं। बचा कौन? के.एल. सेंगल। क्यों? क्योंकि जो के.एल. सेंगल हैं इनका नाम है कुंदन लाल सेंगल। कुंदन लाल सेंगल। और ये भारतीय सिनेमा में, सिनेमा जगत में प्रसिद्ध गायक और अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। तो के.एल. सेंगल, कुंदन लाल सेंगल जो हैं ये चित्रकला से संबंधित नहीं है, ये अभिनेता और गायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस चित्रकार का ऑलियोग्राफ से संबंध है? तो राजा रविवर्मा ने जो वो चित्र बनवाए थे वो सब ऑलियोग्राफी प्रिंट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, सोन किरवा किस लघु चित्रण शैली में प्रयुक्त होता है? अच्छे अच्छे देखो, ऐसे ही प्रश्न आने हैं, बस आप उस समय पर ऑप्शन देख करके मत कंफ्यूज हो जाना। अब देखो, कांगड़ा सबको पता है, कांगड़ा मेन प्रसिद्ध शैली है, बसोली शुरुआती केंद्र ही रहा है, तो लगभग उस समय पर हम यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। अब इन दोनों को तो छोड़ दे, ये ध्यान है कि बसोली पहाड़ मतलब पहाड़ी शैली से संबंधित था सोनकिरवा, अब बसोली है कि कांगड़ा, ऐसे में कंफ्यूज होने लगेंगे उस समय पर। राइट आंसर होगा बसोली, बसोली शैली। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, किस चित्रण शैली में ऊखल बंधन चित्रित किया गया? अब ऊखल बंधन की बात आई, अब ऊखल बंधन बसोली भी है, कांगड़ा भी है, और हमेशा पहाड़ी शैली में दो ही चीजें फेमस है, एक तो या तो बसोली या तो कांगड़ा, ज्यादातर जो प्रसिद्ध शैलियां रहीं। तो वो जब भी देता है तो बसोली के साथ कांगड़ा जरूर ऑप्शन में देगा, ताकि वहां से आप कंफ्यूज हो। तो हमें ध्यान रखना है ऊखल बंधन जो है ये भी बसोली शैली के अंतर्गत ही चित्रित हुआ है। इसके पहले क्या था? स्वर्ण की, ठीक, ऊखल बंधन। बसोली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत आता है? बसोली शैली, जो बसोली राज्य था वो वर्तमान में कौन सा क्षेत्र का है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा या कुमाऊं गढ़वाल? तो बसोली जो है वो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रजभाषी कवियों की रचना के अनुसार प्रकृति का श्रेष्ठ अंकन किया गया। अब चूंकि अभी तक हमने ये पढ़ा है कि राजस्थानी और पहाड़ी की जब तुलना करते हैं तो पहाड़ी शैली में राजस्थानी शैली से ज़्यादा सुंदर प्रकृति चित्रण किया गया, लेकिन अब इसने पहाड़ी के अंदर पूछ लिया कि ब्रजभाषी कवियों की रचना के अनुसार गढ़वाल में, गुलेर में, बसोली में, कांगड़ा में चारों पहाड़ी शैली की उपशैली हैं, दे दिया। अब यहाँ पर लगाना है तो ब्रजभाषी कवियों के अनुसार कांगड़ा शैली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? तो कांगड़ा चित्रकला जितनी भी पहाड़ी शैली जो है वो किसकी वजह से विकसित हुई है? मुगल चित्रकारों के द्वारा। जब मुगल शैली का पतन हुआ तो मुगल शैली के चित्रकार पहाड़ी राजाओं के पास आए और पहाड़ी राजाओं ने उन्हें संरक्षण दिया और उन्होंने ही पहाड़ी शैली को विकसित किया। तो कांगड़ा शैली में किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ी चित्रकला में अनेक उपशैलियां दृष्टिगत होती हैं, जिनमें से कौन सी शैली महत्वपूर्ण व सुप्रसिद्ध है? तो पहाड़ी में अनेक उपशैलियां, इसका कहने का मतलब पहाड़ी में तो कई शैलियां हम पढ़ते हैं, नूरपुर, गुलेर, चंबा, कुल्लू, गढ़वाल, बसोली, कांगड़ा। तो अब इनमें से महत्वपूर्ण और सुप्रसिद्ध कौन सी है? तो इनमें से पहाड़ी में सबसे प्रसिद्ध है कांगड़ा, तो राइट आंसर हो जाएगा कांगड़ा शैली सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद से मुख्यतः के चित्रकार प्रेरित रहे? यानी कि किस शैली के चित्रकार गीत गोविंद से ज्यादा प्रभावित रहे और उन्होंने गीत गोविंद का चित्रण ज्यादा किया? बंगाल शैली, कंपनी शैली, कांगड़ा शैली, पटना शैली? तो बंगाल शैली बिल्कुल नहीं, कंपनी शैली नहीं, कंपनी शैली ही पटना शैली है तो वो भी नहीं, राइट आंसर कांगड़ा शैली। अगर कांगड़ा ना होता ऑप्शन में, पहाड़ी शैली होता तो भी राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब और हिमालय की खूबसूरत वादियों में 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में
कौन सी कला शैली विकसित हुई थी? तो पंजाब और हिमालय, पहाड़ी शैली मुख्य रूप से कहाँ की पहाड़ियों की बात करती है? तो पहाड़ी शैली में मुख्य रूप से पंजाब और हिमालय की ही बात की जाती है। और पहाड़ी शैली का समय काल अगर पूछे तो 17वीं से 19वीं शताब्दी, ध्यान रखना इसका समय काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो कुल्लू शैली के प्रसिद्ध चित्रकार, कुल्लू शैली के जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो थे सजनू और भगवान। राइट आंसर हो जाएगा सजनू और भगवान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम कि अराइस तकनीकी आला गीला से बनाए गए भित्ति चित्र। देखो अराइस तकनीकी क्या है? जयपुर की अराइस तकनीकी। यानी हमारे पूरे भारत में भित्ति चित्रण की दो ही प्रविधियां हैं, एक फ्रेस्को ब्रूनो, एक फ्रेस्को सेको। तो फ्रेस्को ब्रूनो जो गीली होती है उसी को आला गीला पद्धति कहते हैं, उसी को अराइस पद्धति कहते हैं। और ये इटालियन फ्रेस्को के समान है। क्यों? क्योंकि इटली में जो भित्ति चित्र बनाए जाते थे वो गीली दीवार पर बनाए जाते थे। तो हमारे पूरे भारत में गीली दीवार पर बनाया जाने वाला चित्र एक ही जगह है, वो है जयपुर। और जयपुरी फ्रेस्को जयपुर के वनस्थली विद्यापीठ में सिखाई जाती है। तो आला गीला तकनीकी यानी जयपुरी फ्रेस्को की बात कर रही है, तो संबंधित कहाँ से होगी? जयपुर से। आला गीला का मतलब है फ्रेस्को ब्रूनो, फ्रेस्को ब्रूनो। नेक्स्ट देखते हैं, बूंदी महल की रंगशाला क्यों प्रसिद्ध है? बूंदी महल की रंगशाला यानी बूंदी शैली में जो रंगशालाएं बनाई गई क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वहां पर भित्ति चित्र बनाए गए हैं, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, किस शैली की चित्रशालाओं की ढोला मारवाड़ी श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं? दिए गए विकल्पों में से पहचान कर। देखो ढोला मारू की जब बात करते, राजस्थानी शैली मैंने पढ़ाई थी, तो मेवाड़ के राजा ढोला और मारवाड़ की रानी मारू, इन दोनों की कहानी बताई थी। उसमें बताया था कि जो पहली बार चित्रण मेवाड़ में हुआ है, लेकिन सर्वाधिक चित्रण, सर्वश्रेष्ठ चित्रण मारवाड़ में हुआ है। और मारवाड़ में कौन सी उपशैली? मारवाड़ जोधपुर शैली के अंतर्गत। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जोधपुर शैली के अंतर्गत। सावंत सिंह का उपनाम क्या था? सावंत सिंह का उपनाम क्या था अगर आपसे पूछे तो आपको लगाना है सावंत सिंह का जो उपनाम था वो नागरीदास था। कहानी मैंने बताई थी, सावंत सिंह अपनी प्रेमिका, जिसको बनी ठनी के नाम से बाद में हम उसके चित्र को जानते हैं, उसको ये अपना नाम छुपाकर नागरीदास उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। उन्हीं के उसका जो संग्रह है नागर समुच्चय, इन्हीं की रचना है। तो नागरीदास सावंत सिंह का ही उपनाम है। जोधपुर शैली में लोक कथाओं का कौन सा प्रेमी युगल सर्वाधिक चित्रित किया गया है? तो जोधपुर में वही बताए, मेवाड़ में शुरुआत हुई ढोला मारू की और मारवाड़ में सबसे ज्यादा चित्रित हुआ। मारवाड़ में कहाँ? जोधपुर शैली। तो जोधपुर में कौन सी? ढोला और मारू। ढोला और मारू का सबसे ज्यादा चित्रण हुआ है, जिसमें ढोला और मारू को ऊंट पर सवार दिखाया गया है, जिसकी पृष्ठभूमि पीले रंग की बनाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कलाकार निहाल चंद्र द्वारा बनाई गई बनी ठनी कहाँ की चित्रकृति है? बनी ठनी, बनी ठनी सावंत सिंह की प्रेमिका, कहाँ बनी थी? किशनगढ़। निहाल चंद ने किशनगढ़ में बनी ठनी बनाई थी। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। प्राचीनतम राजस्थानी शैली स्कूल कौन सा है? प्राचीनतम राजस्थानी शैली स्कूल यानी राजस्थान की सबसे प्राचीनतम शैली। तो राजस्थानी शैली की शुरुआत या हम कहें राजस्थानी कला का उद्गम केंद्र मेवाड़ को कहा जाता है। मैंने बताया था जब जैन शैली का पतन हुआ तो जैन शैली के चित्रकार गुजरात से मेवाड़ आ गए, क्योंकि गुजरात से लगी हुई जो राजस्थान की सीमा है वो मेवाड़ की है। तो सबसे पहले मेवाड़ में चित्र शुरू हुए थे, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का प्राचीन व प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? देखो रागमाला चित्रण की जब बात आती है तो हम दो प्रश्नों में कंफ्यूज होते हैं, किस किस में? चुनार और चावंड। तो राइट आंसर होगा चुनार रागमाला चावंड रागमाला से ज्यादा प्राचीन है, इसलिए प्रारंभिक रागमाला कौन सी होगी? चुनार रागमाला। तो इस तरीके से प्रश्न हमें लगाने हैं, और जितने भी प्रश्न हैं
बहुत ही सरल है, किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, लेकिन इनके जो ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन देखने के बाद हम कंफ्यूज होते हैं। इसलिए हमें प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट हो उससे आप लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। पहले तो सारे पर्टिकुलर, जैसे मैं कहता हूँ एक दिन में एक ही टॉपिक पढ़ो, तो पहले तो एक एक टॉपिक पढ़ के सारे टॉपिक पढ़ लो, जिसमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी हमारी बन जाए हर टॉपिक पर। जब हर टॉपिक पर अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तो उसके बाद फिर हमारा काम होगा प्रैक्टिस सेट लगाने का। ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस सेट लगाएं और अपने कन्फ्यूज़न को दूर करें। जैसे अभी मैंने जितने प्रश्न करा दिए, अब अगर आपको कोई यही प्रश्न पूछा तो आप तुरंत आंसर दे लोगे, लेकिन अगर इसी को कुछ दिन बाद कोई पूछेगा तो उसमें से 100% है कि 2-4 प्रश्न आप भूल जाओगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। जब तक एग्जाम हो नहीं जाता तब तक आपको अपनी तैयारी बराबर रखनी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।